हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का यूपीआई के इंस्ट्रक्टर के सीडू प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि लास्ट के 3 दिनों में मैंने आपको पढ़ाया है श्रम कल्याण विधान के टाइप्स और श्रम कल्याण विधान के सिद्धांतों के बारे में। मैंने आपको इन सब के बारे में फुल नॉलेज दी है और थोड़ा डीपली भी पढ़ाने की कोशिश की है ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा विधान आखिरकार किस विधान के अंतर्गत आता है और उस विधान के अंतर्गत कौन कौन से अधिनियम बनाए गए हैं और क्यों बनाए गए हैं। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हमने जो भी अधिनियम पढ़े हैं, अब हम उन सभी अधिनियमों में जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, इन सब के बारे में आने वाले दिनों में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे और डिटेल में चीज़ें समझेंगे कि आखिरकार ये चीज़ें क्यों बनाई गई और ये अधिनियम क्यों बनाए गए और इनका क्या क्या महत्व है और ये कैसे इफेक्टिव हो सकते हैं। तो देखिए, हमने भारत में श्रम कल्याण विधान के बारे में पढ़ा। तो भारत में जो श्रम कल्याण विधान है, इनमें जो इम्पोर्टेंट अधिनियम हैं, हम आज इनके बारे में बात करेंगे, जिनमें प्रमुख हैं कारखाना अधिनियम 1948, प्रशिक्षु अधिनियम 1961, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, कर्मचारी भविष्य निधि एवं कोष अधिनियम 1952 और यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013। तो इन सभी अधिनियमों में आज हम देखेंगे हमारा कारखाना अधिनियम 1948। बहुत कुछ सुना होगा आपने इसके बारे में अभी बीते दिनों में, क्योंकि जैसे यूपीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज आई, आप सभी ने अनेकों यूनिक यूट्यूब चैनल्स पर देखा भी होगा और शायद पढ़ा भी होगा कि कारखाना अधिनियम 1948 भी एक ऐसा अधिनियम है जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आज हम बात करेंगे कारखाना अधिनियम 1948 यानी कि फैक्ट्री एक्ट 1948। देखिए, कारखाना अधिनियम 1948 एक संरचनात्मक श्रम विधान विधान यानी कि कानून, विधान का मतलब होता है कानून, है। यह श्रमिकों को जो उनकी दशाएं हैं उनमें सुधार के लिए एक व्यापक उपबंध प्रस्तुत करता है। भारत का जो पहला कारखाना अधिनियम था वो 1881 में पारित हुआ था, जिसमें आगे की वर्षों में अनेक एवं काफ़ी सारे संशोधन किए गए। जैसे वर्तमान समय में जो अभी हम कारखाना अधिनियम देख रहे हैं वो काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन के बाद आया है, क्योंकि पुराने वाले कारखाना अधिनियम में काफ़ी सारी भिन्नात्मकताएं थीं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थीं, कुछ चीज़ें मिसिंग भी थीं। इन सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया और आपके सामने एक नया कारखाना अधिनियम जो 1948 में पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ और 1 अप्रैल 1949 से ये लागू हो गया, प्रस्तुत किया गया। तो देखिए, भारत में जो वर्तमान में कारखाना अधिनियम है वो 1948 है और यह अधिनियम 1948 जो कि 23 सितंबर को बनाया गया था, कारखाना अधिनियम के रूप में पारित किया गया और आज 1 अप्रैल 1949 को ये जो लागू हुआ था तथा कुछ आंशिक संशोधनों के साथ भी आज भी लागू ही है पूरे इंडिया में। देखिए, हाँ, तथा 1 अप्रैल 1949 को लागू किया गया और कुछ संशोधनों के साथ आज भी लागू है। तो जो भी कारखाना एक्ट के अंतर्गत अगर कोई चीज़ होती है तो वो कारखाना एक्ट 1948 के अंतर्गत वर्तमान समय में कंसीडर की जाती है, कारखानों से रिलेटेड। भले उन कारखानों को लाइसेंस देना हो, उनका निरीक्षण कराना हो, उनमें स्वास्थ्य संबंधी कोई भी प्रावधान हो या कोई सुरक्षा संबंधी प्रावधान चेक करने हो, या फिर वो कारखाने किसी के कल्याण संबंधी कैसे काम कर रहे हैं, उनमें मजदूर जो काम कर रहे हैं उनके कल्याण के लिए क्या किया जा रहा है, या उनमें कैसे किसी व्यक्ति से काम कराया जा रहा है, कितने घंटे काम कराया जा रहा है, इन सभी चीज़ों की जो डिटेल्स है वो कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत आती है। इसी के अंतर्गत इन सभी चीज़ों पर कानून बनाए गए हैं। तो अगर बात करें भारत कारखाना अधिनियम 1948 के उद्देश्य के बारे में, तो देखिए, कोई भी उद्देश्य अगर कारखाना अधिनियम में कोई भी एक्ट है तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या फिर पर्टिकुलर समाज को देखते हुए ही बनाया जाता है। तो देखिए, इस अधिनियम का भी जो मुख्य उद्देश्य है वो कारखानों में कार्य को जो दुष्कर और संकटमय दशाओं तथा कार्य अवधि से श्रमिकों को, जैसे विशेषकर जो बालक हैं या जो स्त्रियां हैं, जैसे कि जो बालकों से जो उनकी बाल मजदूरी करा रहे हैं या उनसे किसी प्रकार उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, या जो स्त्रियों से ज़बरदस्ती जबरन काम कराया जा रहा है, किसी विशिष्ट परिस्थितियों में भी काम कराया जा रहा है, वो ना चाहते हुए भी उनसे काम लिया जा रहा है। इन सभी को देखते हुए इस जो कारखाना अधिनियम 1948 का उद्देश्य है, वो डिसाइड किया गया कि इन सभियों के स्वास्थ्य हितों की रक्षा करना ही इसका जो मेन उद्देश्य है। अब बात करेंगे भारत कारखाना अधिनियम 1948 के मुख्य प्रावधानों के बारे में। तो देखिए, भारत कारखाना अधिनियम 1948 के अगर प्रावधानों की बात करूँ तो इसके अंतर्गत जैसे आप किसी कारखाने को कैसे ऑपरेट कराएँगे, उसके लिए क्या-क्या प्रोसेस होगी, तो उसके लिए जो कारखाना आप एस्टैब्लिश करने वाले हैं, उनमें वो जो प्रोसेस है उसमें क्या-क्या चीज़ें कंसीडर की जाएँगी, जैसे कि लाइसेंस, उसका कारखाने का इंस्पेक्शन और सुरक्षा संबंधी प्रावधान, इसी में कल्याण संबंधी प्रावधान, वयस्कों के लिए कार्यकारी घंटे डिसाइड किए जाएँगे कि कितनी शिफ्ट में कितने-कितने घंटे की किस-किस की ड्यूटी लगेगी। वेतन सहित वार्षिक अवकाश भी दिए जाएँगे कि आपको वार्षिक में जो वर्ष में अवकाश दिए जाते हैं वो भी मिलेंगे। साथ ही साथ आपको उन अवकाशों के दौरान वेतन भी प्रोवाइड कराई जाएगी। इसमें कुछ दंड और सख्तियों का भी प्रावधान है। तो ये सारे के सारे जो प्रावधान है वो भारत कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत आते हैं और ये सारी कंपनियों को जो भी एस्टैब्लिश होने वाली हैं या होंगी या हो चुकी हैं, इनको मानना ज़रूरी है। इन्हीं के अंतर्गत जो मापदंड हैं वो फॉलो करने पर ही किसी कारखाने को एक वैलिड लाइसेंस प्रोवाइड कराया जाता है। अब हम बात करते हैं भारत कारखाना अधिनियम 1948 के प्रमुख प्रावधानों के अंतर्गत। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो होगा, लाइसेंस, कि किसी कारखाने को लाइसेंस कौन प्रोवाइड करता है
और क्यों प्रोवाइड करता है और किन किन कंडीशंस पर प्रोवाइड करता है। देखिए, जो लाइसेंस अगर प्रोवाइड किया जाता है किसी कारखाने को तो उसकी काफ़ी सारी वैलिडेशंस चेक की जाती हैं, काफ़ी सारी टर्म्स और कंडीशंस भी होती हैं। अगर वो कारखाना उन टर्म्स और कंडीशंस को फॉलो करता है तो उसे एक वैलिड लाइसेंस प्रोवाइड कराया जाता है। अगर बात करें लाइसेंस की, तो जो कारखानों से संबंधित लाइसेंस बनाने का जो अधिकार है वो राज्य सरकारों का है, कि राज्य सरकार ही किसी कारखाने से संबंधित लाइसेंस प्रोवाइड करा सकती है। प्रत्येक कारखाने के लिए नियोजक द्वारा कारखाना प्रारंभ करने से पहले लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होता है। अगर कोई व्यक्ति या कोई नियोजक किसी कारखाने को चालू करना चाहता है तो उस कारखाने को चालू करने से पहले या उसे ऑपरेट करने से पहले उस नियोजक को या उस व्यक्ति को या उस संस्था को या उस ऑर्गेनाइजेशन को पहले लाइसेंस लेना होगा। इसके बाद ही, लाइसेंस लेने के बाद ही आप एलिजिबल होंगे उस कारखाने को ऑपरेट कराने की कंडीशन में। तो देखिए, इसके लिए नियोजक द्वारा राज्य सरकार या मुख्य कारखाना निरीक्षक के पास एक आवेदन देना होता है, जिसमें आवेदन में आपको अपनी सारी जो कारखाने से रिलेटेड जानकारियां हैं, आप किस चीज़ का कारखाना और क्यों एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, साथ ही साथ उस कारखाने की क्षमताएं क्या होंगी, उसमें कितने व्यक्ति कार्य करेंगे, उनमें क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाएंगे सुरक्षा की दृष्टि से, आदि सारी चीज़ें फुलफिल करने के बाद ही वो जो कारखाना निरीक्षक होता है उस पर जांच पड़ताल के बाद, साइन करने के बाद लाइसेंस प्रोवाइड कराता है या लाइसेंस इशू करता है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट पॉइंट, निरीक्षक के बारे में। देखिए, राज्य सरकारें राज्य पत्र में अधिसूचना जारी कर उचित संख्या में निरीक्षकों की नियुक्ति करती हैं। निरीक्षक बेसिकली वे व्यक्ति होते हैं जो किसी कारखाने का इंस्पेक्शन करते हैं और इंस्पेक्शन करने के बाद उस पर्टिकुलर कारखाने को एक वैलिड लाइसेंस प्रोवाइड कराते हैं और समय समय पर यह जांच भी करते हैं कि वो कारखाना सारी टर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ प्रॉपर्ली ऑपरेट हो रहा है या नहीं। देखिए, निरीक्षक लोक सेवक होते हैं, लोक सेवक से मतलब आईएएस। निरीक्षक आईएएस होते हैं। प्रत्येक जिला का दंडाधिकारी अपने जिले के कारखाने का निरीक्षक होता है। यानी कि जो आपका जैसे एक पर्टिकुलर कोई भी डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए, अगर उस डिस्ट्रिक्ट में कोई दंडाधिकारी है तो वह अपने जिले का जितने भी उसमें कारखाने होंगे उन सभी कारखानों का निरीक्षक माना जाता है या होता है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य संबंधी प्रावधानों के बारे में। देखिए, अगर कोई कारखाना एस्टेब्लिश करना है तो उसमें जो काम करने वाले मजदूर हैं या जो लेबर है या जो कर्मचारी वर्कर ग्रुप है, तो उनके लिए सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस होता है कि उनके स्वास्थ्य का एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर मैनर में ध्यान रखा जाए। इसके लिए सफाई की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, कचरे एवं बहिस्राव का व्ययन, संवाहन एवं तापमान की व्यवस्था, शौचालय एवं मूत्रालय की व्यवस्था, अति भीड़ से बचने के लिए काफ़ी सारे हॉल्स वगैरह भी बनाने चाहिए ताकि जहाँ लोग वाग आराम से बैठ सकें और वार्तालाप कर सकें अपने फ्री टाइम के दौरान। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सुरक्षा संबंधी प्रावधान। देखिए, सुरक्षा संबंधी जो प्रावधान है, अभी देखिए मैंने आपको क्या है धाराओं के बारे में नहीं बताया है। मैं किसी दिन पर्टिकुलर फॉर्म में आपको जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट धाराएं हैं उनके बारे में जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे कि जो कारखाना अधिनियम 1948 है, इससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट धाराएं हैं मैं किसी दिन उनको डिस्क्लोज करूंगा और जो इंपॉर्टेंट धाराएं होंगी उन्हें आपको नोट डाउन करा दूंगा। साथ ही साथ पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि आप हमारे यूपीआई इंस्ट्रक्टर 2022 को सर टेलीग्राम पर डायरेक्ट सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स टेलीग्राम ग्रुप से हमारे ग्रुप टेलीग्राम से हमारे ग्रुप के थ्रू जुड़ना चाहते हैं, वो यूपीआई इंस्ट्रक्टर 2022 डायरेक्ट सर्च करके उससे जुड़ सकते हैं। तो वहाँ इस वीडियो का जो पीडीएफ है मैं प्रोवाइड करा दूंगा और साथ ही साथ आने वाली जो पीडीएफ्स होंगी वो भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। देखिए, अब बात करते हैं सुरक्षा संबंधी प्रावधानों के बारे में। तो देखिए, सुरक्षा संबंधी प्रावधान जो है वो धारा 21 से लेकर 41 के अंतर्गत हैं तथा धारा 87 से लेकर 91 यानी 91 तक सुरक्षा संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। इनमें अगर मैं कुछ प्रावधानों की बात करूँ सुरक्षा संबंधी, तो वो है यंत्रों एवं मशीनों की घेराबंदी, यानी कि आप उनको चारों तरफ से घेर दीजिए ताकि कोई भी व्यक्ति उन मशीनों से जाकर हार्म ना हो सके या अनजाने में फिसलने के दौरान या उनसे टकराया ना सके। साथ ही साथ खतरनाक मशीनों पर अल्पव्यय व्यक्तियों का नियोजन, यानी कि जो मशीनें हार्मफुल हैं, जो खतरनाक हैं चलाने में, उन पर कम से कम व्यक्तियों का ऑपरेशन कराया जाए ताकि वो कोशिश की जाए कि कम से कम व्यक्ति ही उस मशीन पर रहें और उसे ऑपरेट करें। नए यंत्रों को ढककर रखें ताकि जो नए यंत्र हैं आपके किसी धूल, मिट्टी इत्यादि के कारण से प्रभावित ना हो सकें। रुई धुनाकियों के पास स्त्रियों एवं बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध रखें ताकि जो भी बच्चे हैं और जो स्त्रियां हैं अगर रुई का काम कर रहे हैं, जैसे कि कपास वगैरह का काम कर रहे हैं, ताकि उनके फेफड़ों में जिस जो बारीक कण हैं वो ना जाएं और उन्हें हार्म ना करें। वजन उठाने वाली मशीनों की देखरेख करें समय पर कि उनकी जो पुली पुलर हैं वो कहीं लूज ना हो जाएं और लूज होने पर किसी व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचा दें वजन उठाते समय। खतरनाक धुएं, गैस आदि से सुरक्षा भी रखें। आग लगने की दशा में भी सावधानियां बरतने के लिए फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स यूज़ करें। अगर आग लगती है तो उससे बचने के लिए जो अग्निशामक यंत्र हैं उन्हें इस्तेमाल करें। साथ ही साथ आग और धुएं को सेंस करने वाले जो अलार्म हैं उन्हें भी यूज़ करें। एक फायर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंजीनियर की नियुक्ति जरूर करें, यानी कि सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति जरूर करें ताकि वो ये निगरानी रख सके कि उस कारखाने में जो भी व्यक्ति कार्यरत हैं वो इन सारे के सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस का सही ढंग से और उचित रूप में पालन कर रहे हैं या नहीं, या वो कारखाना इन सेफ्टी प्रिकॉशंस का उचित रूप में पालन कर रहा है या नहीं, ताकि वो अपने जो हायर लेवल अथॉरिटी है उस तक ये सारी जो जानकारी है वो प्रोवाइड करा सकें और भविष्य में कोई भी हादसा ना हो इस बात का सुनिश्चित कर सकें। अब बात करते हैं कल्याण संबंधी प्रावधान।
देखिए, इस अधिनियम में श्रमिकों के कल्याण के संबंधी कुछ विशेष प्रावधान भी दिए गए हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूँ, धुलाई की सुविधा, रखने और सुखाने की सुविधा, बैठने की सुविधा, विश्राम कक्ष एवं योजना कक्ष की सुविधा, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था और शिशु कक्ष की व्यवस्था, कैंटीन, कल्याण पदाधिकारी, नियम बनाने का अधिकारी, ये सारे के सारे जो हैं, वो कल्याण संबंधी प्रावधान के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे धुलाई की अगर बात करूँ कि कोई व्यक्ति कोई इक्विपमेंट्स धुलना चाहता है या अपने कोई जो खराब कपड़े हो चुके हैं, उन्हें अगर धुलना चाहता है, तो उन्हें धुलने की व्यवस्था, उचित व्यवस्था भी होना चाहिए और साथ ही साथ उन्हें रखने और सुखाने की भी व्यवस्था वहाँ होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी मशीन पर काम कर रहा है, तो उसका जो टॉवेल है या हैंड टॉवेल है, अगर वो उसे साफ़ करना चाहता है, तो एट ए टाइम वो उस टॉवेल को वहाँ रख कर धुल भी सकता है और सूखने के तत्पश्चात उसे अपनी अलमारी वगैरह में स्टोर कर सकता है और वहाँ से दूसरा टॉवेल ले सकता है। बैठने की व्यवस्था होना चाहिए कि जो वर्कर्स वगैरह हैं, अपने फ्री टाइम में वहाँ आराम से किसी पर्टिकुलर जगह पर बैठ सकें, बातें कर सकें, चाय नाश्ता के दौरान थोड़ा रेस्ट उन्हें मिल सके। तो यहाँ विश्राम कक्ष और प्लानिंग भी कर सकें कि हमें किस फॉर्म में, किस तरीके से उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को अंजाम देना है। इसके लिए एक प्लानिंग रूम भी होना चाहिए। प्राथमिक उपचार यानी कि फर्स्ट एड की भी सुविधाएँ वहाँ होना चाहिए। जो लेडीज़ या जो माताएँ हैं, वो अपने शिशुओं के साथ अगर किसी कारखाने में काम कर रही हैं, तो वहाँ स्तनपान के लिए उस कारखाने में एक शिशु कक्ष भी होना चाहिए, जो उन माता या उन बहनों के लिए उपयोगी साबित हो। कैंटीन की व्यवस्था होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति अपने फ्री टाइम में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें, जैसे कुछ चीज़ें खाना चाहता है या कोई व्यक्ति खाने का शौकीन होता है, जैसे हमारे कुछ भाई-बंधु होंगे जो गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट के शौकीन हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ना कभी करने देना है। मैं एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ कैंटीन की भी सुविधा होना चाहिए। देखिए, कैंटीन का पर्पज़ जो है, जैसे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए दूध वगैरह की व्यवस्था और कुछ एक्स्ट्रा चॉकलेट्स वगैरह, कोई जो जवान लोग होते हैं या कोई माताएँ-बहनें हैं, कोई चॉकलेट्स की शौकीन होती हैं, किसी चीज़ की शौकीन होती हैं, तो वो अपने आराम से लेकर अपना टेस्ट बदलने के लिए, मुँह का टेस्ट या फिर कुछ भी अपनी जो है एन्जॉय करने के लिए वहाँ से कैंटीन से प्रोवाइड करा सकते हैं और साथ ही साथ कैंटीन में आपको फूड फैसिलिटी भी प्रोवाइड होनी चाहिए। देखिए, अब बात करें कल्याण पदाधिकारी की, तो एक कल्याण पदाधिकारी की भी नियुक्ति होनी चाहिए ताकि वो ये सारी चीज़ें सुनिश्चित कर सके कि ये सारी चीज़ें उस पर्टिकुलर फॉर्म में एक सीक्वेंशियल वे में काम कर रही हैं या नहीं, उस कारखाने में ये सारी फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं या नहीं। अब सबसे मेन और मोस्ट इम्पोर्टेंट है वयस्कों के लिए कार्यकारी घंटे। देखिए, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम बात करेंगे जो एडल्ट्स व्यक्ति वहाँ पर जो काम कर रहे हैं, उन्हें कितने घंटे आपको काम लेना है या वो कारखाना उनसे कितने घंटे काम कराएगा या करा सकता है, इसके लिए कुछ समय अंतराल निश्चित किया गया है। देखिए, अगर मैं बात करूँ दैनिक काम के घंटों की, तो दैनिक काम के घंटों की मैं बात करूँ तो आप एक दिन में मैक्सिमम किसी व्यक्ति से 9 घंटे काम करा सकते हैं। अगर साप्ताहिक काम करें, यानी एक वीक में आप किसी व्यक्ति से मैक्सिमम 48 घंटे ही काम करा सकते हैं। और विश्राम अंतराल की मैं बात करूँ तो कम से कम आपको उसे आधे घंटे का विश्राम अंतराल देना होगा। और साप्ताहिक छुट्टी में आप उसे हर हफ्ते में अगर वो एक छुट्टी की गुंजाइश रखता है, तो आप उसे एक छुट्टी जरूर प्रोवाइड करें। स्त्रियों के लिए कार्य घंटे की अगर बात करूँ तो स्त्रियाँ को जो टाइम टेबल है, वो मॉर्निंग में सुबह 7 बजे से इवनिंग में शाम को 7 बजे तक निश्चित किया गया है, क्योंकि स्त्रियों का जो शाम को घर लौटने का समय होता है कि नाइट अगर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो उन्हें प्रॉब्लम होती है। इसीलिए स्त्रियों के लिए अगर कार्य घंटे जो निश्चित किए गए हैं, आप इसमें सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक के बीच में उस लेडी को किसी भी टाइम पर उस कारखाने में या उस जॉब वाली लोकेशन पर काम के लिए बुला सकते हैं। ये उसके वर्किंग आवर्स निश्चित किए गए हैं, सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। ये आपको याद रखने हैं। देखिए, दोहरा नियोजन पर प्रतिबंध भी इसमें लगाया गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी एक जगह काम कर रहा है, तो अगर वो 9 घंटे वहाँ काम करता है और वो दिमाग ये लगाता है कि मैं किसी दूसरे कारखाने में भी 9 घंटे काम करूँगा, तो इसके लिए इस दोहरे नियोजन पर प्रतिबंध लगाया जाता है कि आपको एक ही दिन में 2 जगह 2 कारखानों में काम नहीं करना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ डे शिफ्ट कर लूँ 9 घंटे की और यहाँ इवनिंग में या नाइट शिफ्ट कर लूँ 9 घंटे की, तो प्लीज़ ऐसा ना करिएगा। और अगर नहीं हो रहा है, तो उसे आप ज़रूर समझाइए। इसीलिए दोहरा नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। काम की कालावधि की सूचना आपको उस कारखाने को, उन वर्कर्स को या उन लेबर्स को काम की कालावधि की सूचना समय पर देनी होगी कि आपको कितने घंटे का काम है और किस शिफ्ट में काम करना है। वयस्क कामगारों का आपको रजिस्टर बनाना पड़ेगा कि इसमें कौन-कौन से एडल्ट व्यक्ति हैं और उनकी किस शिफ्ट में कितने टाइम के लिए ड्यूटी लगी हुई है। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। अब देखिए, एक लास्ट पॉइंट है वेतन सहित वार्षिक अवकाश। देखिए, सभी सवेतन वार्षिक अवकाश की जो दर है, वो है 240 कार्य दिवस पर। अगर आप 240 दिन तक कार्य करते हैं, तो 20 दिनों के कार्य पर आपको 1 दिन का अवकाश दिया जाएगा। 20 दिनों के कार्य पर 1 दिन का अवकाश का प्रावधान है। छुट्टी का एकीकरण भी इसमें शामिल है। छुट्टी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। छुट्टी के दौरान आपको मजदूरी दी जाएगी अगर आप कारखाने की टर्म्स कंडीशंस फॉलो करते हैं, यानी कि 240 कार्य दिन पर आपको 20 दिनों के कार्य पर 1 दिन का अवकाश प्रोवाइड कराया जाएगा। अब बात करते हैं दंड एवं सख्तियों के प्रावधान के बारे में। इसे थोड़ा आप डीपली समझिएगा, मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, इस संबंध में भी कुछ उपबंध दिए गए हैं। देखिए, जैसे कि अगर कोई नियोजक या प्रबंधक द्वारा उल्लंघन करता है, तो उसे जो है 2 वर्ष की कारावास, साथ ही साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अगर कोई परिसंगठन प्रक्रियाओं से संबंध उपबंधों का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति को 7 वर्षों तक का कारावास तथा 2 लाख रुपए का दंड लगाया जाएगा। अगर कोई नियोजक जो निरीक्षकों के काम में बाधा पहुंचाते हैं या रिकॉर्ड या दस्तावेज पेश नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में 6 महीने तक का कारावास तथा
1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है। अगर कोई कारखाना बालक श्रमिक की दोबारा नियुक्ति कर देता है, जैसे मान लीजिए एक बार वो पकड़ा गया कि बाल श्रम करा रहा है, लेकिन उसने फिर से दोबारा नियुक्ति कर दी, तो उस कारखाने पर 1,000 रुपए का दंड लगाया जाएगा। वैसे 1,000 रुपए कम है, 1 लाख रुपए होना चाहिए था। आई होप आज का सेशन आपको भली भांति समझ में आया होगा। तो हम धीरे धीरे कछुआ की चाल जरूर चल रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ एक शॉर्ट वीडियोज़ में। वैसे भी ये वीडियो थोड़ा बड़ी हो गई है, 20-22 मिनट की, तो चैनल के साथ बने रहें। अगर कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मैक्सिमम इस वीडियोस को शेयर करें, ताकि जो भी एस्पिरेंट यूपीआई इंस्ट्रक्टर और साथ ही साथ झारखंड आईटी इंस्ट्रक्टर 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी तक ये वीडियोस और ये जो कंटेंट है वो पहुंच सके। चैनल के साथ बने रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।